हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपीएससी पीवाईक्यूज सीरीज़ 15, ये यूपीएससी पीवाईक्यूज सीरीज़ का 15वां वीडियो है। इसके पिछले वाले वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिए। पूरी हिस्ट्री यानी 2014 से लेकर 2023 तक की हिस्ट्री से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर कराया जा चुका है। और ये अभी जो सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की चल रही है। तो इसमें देखिए पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक तंत्र से पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण है, जो कि 2014 से लेकर 2023 तक के संपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। और ये राजनीतिक तंत्र का जो है पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट भी आ चुका है हमारे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के। अगर आप वीडियोज़ में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे पीवाईक्यू सीरीज़ देखने को मिलेंगे, जो कि ये 15वां वीडियो है। तो आप देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 16 जून को आपका यूपीएससी का प्री होने वाला है। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर देखिए। देखिए, अगर आप इस बार 2024 में प्री देना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर देखिए, पिछले 10 वर्षों के पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों की संख्या है। और आप सारे विषयों का देखिए कि किस विषय से कितने प्रश्न, कौन से ईयर में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने केवल व केवल पॉलिटी का बनाया है, क्योंकि ये पॉलिटी का पीवाईक्यू है। तो यहाँ पर हम पॉलिटी को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं सारे सब्जेक्ट का देखना तो हमारे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर की वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे विषयों का जो है सब्जेक्ट वाइज करके बनाया है कि किस वर्ष कितने विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। पॉलिटी से है 2014 की। अगर हम बात करें कि पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 प्रश्न जो है वो पॉलिटी से पूछे गए थे। 2015 की बात करें तो 12 प्रश्न, 2016 में देखिए तो 6 प्रश्न, 2017 में 22 प्रश्न, 2018 में 13 प्रश्न, 2019 में 15 प्रश्न, 2020 में 15 प्रश्न, 2021 में 18 प्रश्न, 2022 में 10 प्रश्न, 2023 में 16 प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए थे। तो देखिए, इसका बनाने का केवल एक ही मतलब है कि आपको देख के ये पता चले कि किस वर्ष पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और इस वर्ष यानी 2024 का जब आप प्री देने जाएंगे तो उसमें कितनी पॉलिटी से कितने प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चलिए देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, जो पर आप पहला प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मुख्य सचिव के बारे में पूछा जा रहा है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, और डी है न एक और न ही दूसरा, यानी न एक और न दूसरा। तो देखिए, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। देखिए, मुख्य सचिव को जो है वो राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। और मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया जाता है? आप सभी को पता है कि आईएएस अधिकारियों को जो है वो मुख्य सचिव के पद पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। इसमें ये पूछा गया है कि राज्य में जो है जो मुख्य सचिव हैं उनका एक नियत कार्यकाल होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो मुख्य सचिव होते हैं उनका नियत कार्यकाल नहीं होता है। न्यूनतम अगर हम बात करें 3 से 4 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। और देखिए, अगर हम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो इनके द्वारा 1969 में एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि मुख्य सचिव का जो न्यूनतम कार्यकाल है वो 3 से 4 वर्ष का होगा। तो देखिए, इसलिए जो है राज्य में मुख्य सचिव का जो नियत कार्यकाल होता है, तो नियत कार्यकाल नहीं है, ये 3 से 4 वर्ष हो सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष भी हो सकता है। तो इस प्रकार से केवल एक यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये देखिए 2016 में प्री में पूछा गया प्रश्न है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र का, आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। पहला ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र की। इसमें देखिए लोकतंत्र का पूछा है कि कौन सा गुण है वह किस चीज़ को क्रियाशील बनाता है। तो पहला है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र की। दूसरा है कार्यपालक
कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों से। तीसरा है क्रियाशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। डी है समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक समूह को। देखिए इसमें लोकतंत्र का पूछा है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो देखिए इसमें साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र का जो है चरित्र को ये क्रियाशील बनाता है। ये लोकतंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतंत्र का प्रमुख गुण यही है कि जो साधारण पुरुष व महिलाएं हैं उनकी बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2017 के प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है समाज में समानता का निहितार्थ यह है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला है विशेषाधिकारों का अभाव, दूसरा है अवरोधकों का अभाव, तीसरा है प्रतिस्पर्धा का अभाव और डी है विचारधारा का अभाव। तो देखिए समाज में समानता की बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि समाज में समानता के होने का एक अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विशेषाधिकारों का अभाव जो है वो समाज में समानता का अधिकार का ये अर्थ है। विशेषाधिकारों का अभाव। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर हम और विस्तार से बात करें, ठीक है, समाज में अगर हम बात करें कि भारतीय समाज में समानता के होने का यही अर्थ होता है कि समाज में विशेषाधिकारों का अभाव। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल की अगर हम बात करें 18 में, ठीक है, आर्टिकल 18 में अगर आप देखेंगे तो इसमें यही कहा गया है कि भारतीय समाज में समानता होने का यही अर्थ है कि समाज में जो विशेषाधिकार हैं उनका अभाव हो। और ये कहाँ से पुष्टि होती है इसकी, ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि समानता के अधिकार के तहत यानी आर्टिकल 18 के तहत नागरिकों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। बस सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर बाकी जो भी विशेषाधिकार हैं उन्हें आर्टिकल 18 के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि समाज में समानता के होने का अर्थ यह है विशेषाधिकारों का अभाव। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम का होना आवश्यक नहीं है। इसमें देखिए ये पूछा गया है किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसमें क्या परिणाम होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर 3 परिणाम आपको दिए गए हैं और इनमें कुट का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कथन है राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा है राज्य में मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, तीसरा है स्थानीय निकायों का विघटन। तो देखिए किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 3 सही होगा, यानी केवल व केवल बी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जब किसी राज्य में अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या फिर जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है या विघटित किया जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति या तो विधानसभा को निलंबित कर सकता है या फिर उसे विघटित कर सकता है। और इसी के साथ साथ देखिए राष्ट्रपति शासन में ये भी होता है कि जो स्थानीय निकाय हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और राष्ट्रपति शासन में जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और जो मंत्रिपरिषद होगा उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा परिणाम नहीं है, तो राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें बताना है भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यानी कौन सा जो कथन है वो विशेषता नहीं है। तो पहला है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। देखिए भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता पूछा गया है, ये कौन सा नहीं है। ठीक है, सी है
संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाना, और डी है यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है, आपको ध्यान देना है कौन सा नहीं है। तो डी नहीं होगा, यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम, ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन नहीं होगा। ये 2017 में प्री में पूछा गया प्रश्न है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। और बाकी ये 3 चीज़ें हैं ये सही है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाना, ठीक है। संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाना, और नहीं होगा का ये अर्थ ये होगा भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ये तीनों देखिए विशेषता है, और केवल डी ऑप्शन जो है विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह कही जा सकती है। इसमें देखिए स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो पहला है संघवाद का, दूसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, तीसरा है प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, और डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इसमें देखिए स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या कही जा सकती है, यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। तो जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है ये व्याख्या कहाँ किया गया है, तो आपको याद रखना है जब संविधान का 73वां, ठीक है, संविधान का 73वां और 74वां 74 जब संविधान संशोधन किया गया तो इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्याख्या की गई। तो आपको याद रखना है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्याख्या की गई है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, इसमें देखिए संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ पूछा है कि क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और 2017 में पूछा गया प्रश्न है, पहला है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी ऑप्शन है यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सी है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, और डी है राज्य के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो इसमें देखिए संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यही होगा कि कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि जो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। जो देख सकते हैं आप 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथनों में से एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। इसमें देखिए मंत्रिमंडल के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला एक एक करके हम देख लेते हैं कथन। तो आप पहला कथन देखेंगे, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ये देखिए पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये नहीं होगा। दूसरा है ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और सी है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। और यहाँ पर आप डी ऑप्शन देखेंगे, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हास्योन्मुख दशा में है। तो देखिए मंत्री यहाँ पर पूछा गया है मंत्रिमंडल स्वरूप के अंतर्गत जो है क्या सिद्धांत है। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। तो तीसरा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा। देखिए सरकार का जनता के प्रति जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि के अंतर्गत जो है वो मंत्रिमंडल का जो है वो गठन किया जाता है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि मंत्रिमंडल का गठन क्यों किया जाता है।
तो सरकार का जनता के प्रति जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि के लिए जो क्रियाविधि के अंतर्गत जो है वो मंत्रिमंडल का जो है वो गठन किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है किसके अंतर्गत? संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सहयोग देने के लिए जो है वो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। लोकसभा में देखिए जनप्रतिनिधित्व होते हैं और मंत्रिपरिषद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, ये सारी चीज़ें इनका गठन कैसे किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना है। और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि होते हैं और मंत्रिपरिषद में क्या होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है। तो इसका देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? देखिए फिर यहाँ पर ऊपर आपने देखा कि मंत्रिमंडल से पूछा गया प्रश्न था और यहाँ पर आप देखेंगे मंत्रिपरिषद से पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आप ऊपर देखिए, ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मंत्रिमंडल से यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मंत्रिमंडल के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए देखिए मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं उनको आपको बिल्कुल देख कर जाना है, अच्छे तरीके से देख कर जाना है। इसीलिए देखिए बोला जाता है कि पीवाईक्यू को आप जितना हो सके सॉल्व कीजिए। 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और इससे देखिए करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको ही फायदा होगा। तो हम देखते हैं अपना ये अगला प्रश्न। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रित रखता है? ये देखिए संसद से पूछा गया प्रश्न है जो कि मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर ये इसमें पूछा गया है किसके ऊपर नियंत्रण रखती है। तो पहला है स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है प्रश्नकाल और तीसरा है अनुपूरक प्रश्न। किसके ऊपर जो है वो नियंत्रण रखती है? तो इसमें देखिए कुट का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन है केवल 1, बी है 1 और 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2, 3। तो देखिए इसमें भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, इन सब के ऊपर जो है नियंत्रण रखती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपको पता ही होगा स्थगन प्रस्ताव किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए स्थगन प्रस्ताव किसे कहा जाता है? तो ये एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो अति आवश्यक होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस मामले को जो है वो सदन में उठाया जाता है स्थगन प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, तो जो कोई भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला होगा उसे स्थगन प्रस्ताव के द्वारा ही संसद में उठाया जाएगा। बाकी जो प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न होते हैं वो संसद में इसको भी उठाया जाता है। और इसमें देखिए संसद के जो सदस्य होते हैं वो प्रश्नकाल के दौरान मूल प्रश्न के उत्तर के संबंध में जो अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब देना उनको अनिवार्य होता है, यानी जवाब देना पड़ता है। तो इस प्रकार से भारत की संसद मंत्रिपरिषद के किस पर नियंत्रण रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव और प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? इसमें देखिए ऐसे मामलों को संसद में उठाया जाता है जो कि अति महत्वपूर्ण है, इसे स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत उठाया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1, 2, 3 यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आप देखेंगे 2017 में प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और इनका आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। और देखिए 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला है गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दूसरा ऑप्शन है हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। देखिए जहाँ भी पहली बार आपको देखने को मिलेगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप जरूर पढ़िए। देखिए पहली बार आप खुद ही सोचिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भारत की संसद है उसमें पहली बार गैर सरकारी विधेयक, अभी तक देखिए इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए और अभी तक पारित नहीं किया गया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो जहाँ भी आपको इस टाइप के प्रश्न दिखें यानी इस टाइप के कथन दिखें कि पहली बार, तो वो पूरा देखिए यही संभावना रहती है कि जो प्रश्न है वो गलत होगा, जो आपका
विकल्प होगा, जो ऑप्शन होगा यानी जो कथन होगा वो गलत होगा। तो हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। ये देखिए कथन गलत है, क्योंकि पहली बार ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सालों के बाद अभी तक कोई गैर सरकारी विधेयक पारित ही नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए जो भी जहाँ भी दूसरा है आप उसको कट कर सकते हैं। और पहला कथन हम देख लेते हैं अब। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। देखिए गैर सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो देखिए संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह मंत्री हो या ना हो। ठीक है, तो गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह मंत्री हो या ना हो। और इसके लिए देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित हो। यानी कहने का ये मतलब है कि इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य हो या फिर नहीं हो। तो देखिए मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं। ठीक है, जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत विधेयक होता है उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक इसे कहते हैं जो संसद के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वो चाहे मंत्री हो या फिर ना हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला भी ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, न 1 और न 2। देखिए अगर हम दूसरे कथन की बात करें कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक ऐसा गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, तो ये कथन आपको मैंने पहले ही बताया कि गलत है। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करें कि अब तक, ठीक है, देखिए अब तक कितनी बार जो है गैर सरकारी विधेयक पारित किया जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि अब तक यानी आज़ादी के बाद देखिए आज़ादी के बाद जो है अब तक देखिए 14 बार, ठीक है, 14 बार गैर सरकारी विधेयक जो है वो पारित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संसद में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक 14 बार गैर सरकारी विधेयक जो है वो पारित किया जा चुका है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। सरकारी विधेयक किसे कहा जाता है, तो मंत्रियों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। और जो संसद के सदस्यों के द्वारा विधेयक पारित किया जाता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, यहाँ पर देखिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिला किया जा सकता है। ये देखिए केवल कोई एक आपको बताना है। बी ऑप्शन है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी नागरिक द्वारा किसी निवासी द्वारा दाखिला जो है किया जा सकता है। और सी है, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में है दाखिला किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिला किया जा सकता है। ये लोकसभा के निर्वाचन के संबंध में पूछा गया प्रश्न है। देखिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कौन जो है दाखिल कर सकता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम जो है किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान सूची में हो वो दाखिला कर सकता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगर हम लोकसभा के निर्वाचन के नामांकन पत्र के बारे में अगर हम बात करें तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जिसमें कि आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में है, ठीक है, वो अपना नामांकन कर सकता है। तो ये आपने ऑप्शन में देखा, नामांकन कर सकता है। और देखिए इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के बदले में जो है कोई और जो है वो नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है, ये भी याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है, उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति है उसकी जो आयु है वो कम से कम जो है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो लोकसभा के निर्वाचन का नामांकन करेगा वो 25 साल का हुआ रहेगा, तभी वो नामांकन कर सकता है और वह दिवालिया व पागल न हो। बाकी आपने जब लोकसभा के निर्वाचन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पॉलिटी के अंदर बहुत ही विस्तार से दी गई है। बाकी देखिए हम अगले वीडियो में इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आप यहाँ पर पहला कथन देख सकते हैं, लोकसभा
अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा है भारत के संविधान में अधिकाधिक उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए ना ही एक है ना ही दो, यानी दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए आप लोग यहाँ पे पहला ऑप्शन को देखिए, लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आप अगर आप देखेंगे, ठीक है, लोकसभा में, भारत में लोकसभा तथा विधानसभा में अगर आप चुनाव में देखेंगे तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 50% जो है वो मत पाना अनिवार्य है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको अधिक मत पाना ये ज़रूरी है, और अधिक मत पाने से ही आप विजयी घोषित होते हैं, यानी कि सफल कैंडिडेट घोषित होते हैं। आपको अधिक मत पाना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, न कि 50% जो है वो मतदान पाना। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा है, भारत के संसद में अधिकाधिक उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को। देखिए अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ये होता है कि लोकसभा में जो है, लोकसभा में अध्यक्ष का पद उन्हें मिलता है जिनकी पार्टी बहुमत में हो, और उपाध्यक्ष उन्हें बनाया जाता है जो विपक्ष का हो। तो यह एक मात्र परंपरा है, कोई ऐसा इसका संवैधानिक उपबंध नहीं है, संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है भारत के संविधान में अधिकाधिक उपबंधों के अनुसार। तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है और ना ही कोई ऐसा उपबंध दिया गया है, लेकिन केवल इतना है कि लोकसभा में अध्यक्ष जो है वो बहुमत पार्टी से और उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी से चुना जाएगा, लेकिन केवल एकमात्र ये परंपरा है, ना ही एक संवैधानिक प्रावधान है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो डी ऑप्शन होगा, यानी न एक सही है न दो सही है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। इसमें देखिए भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार पूछा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला है मूल अधिकार, दूसरा है नैसर्गिक अधिकार, तीसरा है संवैधानिक अधिकार और डी है विविध अधिकार। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार और विविध अधिकार दोनों के अंतर्गत आप देखेंगे कि आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकता है, सी और डी दोनों हो सकता है। बाकी देखिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। सी है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, ठीक है, राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो इसमें देखिए भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्य निकाय है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। 5 सदस्य निकाय नहीं है, 3 सदस्य निकाय है, ठीक है, याद रखना है आपको, 3 सदस्य निकाय है। 3 सदस्य निकाय में कौन कौन सा है, पहला आपका हो जाएगा, ठीक है, पहला याद रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उपचुनाव आयुक्त। तो इस प्रकार से 3 जो है निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य निकाय होते हैं, न कि 5। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से देखिए आपको जहाँ जहाँ पहला देखें ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तो ये भी देखिए गलत है। जो संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम तय नहीं करता है। तो केवल इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी निर्वाचन आयोग को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही है, केवल तीसरा ऑप्शन सही है। बाकी देखिए ये जो अगला प्रश्न है पूरा नहीं है, अगले जब हमारा अगला सीरीज आएगा उसमें हम इस प्रश्न को कवर कर लेंगे। बाकी आप देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप कोई सुझाव किसी भी चीज़ को लेकर देना चाहते हैं इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आप जितना हो सके रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और बाकी उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो 16 जून को एग्ज़ाम आपका होने वाला है, वो उम्मीद है कि अच्छा जाएगा।
बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।